हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई एकेडमी। कैसे हैं आप सब लोग। हम लोग अपना चैप्टर सेकंड स्टार्ट कर चुके हैं, मतलब उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस स्टार्ट कर चुके हैं एसिड बेस की। और कल मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए थे इस चैप्टर के, है ना, और डाउट्स लिए थे आपके, जो आपने कमेंट सेक्शन में पूछे हुए थे मुझसे। ठीक, आज आगे बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ। क्वेश्चन है, देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग इनडाइजेशन। चार ऑप्शन आपको दी हैं और पूछा हुआ इन चारों में से कौन सी मेडिसिन इनडाइजेशन को ठीक करने में हेल्प करती है। ठीक है, वैसे तो देखो आंसर आपको आई थिंक पता होगा, बट चारों ऑप्शन का आइडिया होना चाहिए कि कौन सी वाली किस चीज़ के लिए यूज होती है। एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक इसके लिए यूज होगी जब आपको सपोज करो कोई इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, एंटीबायोटिक्स दी जाती है ना, और बहुत स्ट्रांग होती है, तो वो बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस रिगार्डिंग है। ये थोड़ा सा माइंड में ऐसा है कि बैठा के रखने के लिए, याद रखने के लिए। ठीक है, एंटीबायोटिक। ओके, एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक होती है पेन किलर्स, तो याद रखना एनाल्जेसिक्स हम किन्हें कहते हैं, पेन किलर्स को कहते हैं, एस्प्रिन डिस्प्रिन जैसी। ठीक है, अच्छा, एंटासिड, यस, एंटासिड आपकी इनडाइजेशन को ट्रीट करती है। अगर एसिड, वैसे बेसिकली एसिडिटी होती है उसके लिए होती है। एंटा मीन्स एंटी, और एंटी और एसिड दो वर्ड्स को लेके बना एंटासिड। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। बाकी एंटीसेप्टिक, इन्फेक्शन जब हो जाता है, आप देखते हैं ना, कहते हैं एंटीसेप्टिक, ठीक है, यूज किया जाए, एंटीसेप्टिक है, डिटॉल, सेवलॉन, ये इस तरह की चीजें। ठीक, तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, एंटासिड। एंटासिड का एग्जाम्पल चैप्टर में हमने कई बार पढ़ा है ना। एंटासिड में आपकी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH ट्वाइस, ये भी एक तरह का एंटासिड है। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, ये भी जब एसिडिटी बढ़ जाती है, ठीक है, उसके लिए यूज किया जाता है। सोडा आप यूज करते हो, है ना, मीठा सोडा हम घर में कहते हैं, मीठा सोडा, वो तो ये सारे आपके इनडाइजेशन को ट्रीट करने में हेल्प करते हैं। डिपेंड करेगा, जैसी ऑप्शंस आएंगी उसके हिसाब से आपने आंसर चूज करना होगा। ओके, उसके बाद अगला क्वेश्चन है राइट वर्ड इक्वेशंस, मतलब कुछ स्टेटमेंट या आपको इस फॉर्म में दिया हुआ है, आपको उसकी इक्वेशंस लिखनी है और उसको बैलेंस करना है। ये आप पहले भी कर चुके हो फर्स्ट चैप्टर में, उसी के जैसा है, बस हो सकता है कुछ, शायद कुछ कंपाउंड्स नए आ जाएं, है ना, क्योंकि चैप्टर एसिड बेस वाला है आपका, तो हो सकता है किसी नए एसिड के साथ और नए कंपाउंड के साथ नहीं, नए किसी एलिमेंट वगैरह के साथ। ठीक है, ट्राई करते हैं। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद जिंक ग्रेन्यूल्स। अब ऐसे तो आपको शायद पता लग गया होगा, बस जिंक ग्रेन्यूल्स का मतलब जिंक के छोटे छोटे टुकड़ों के साथ, तो इसका मतलब ये है कि डायरेक्टली जिंक के साथ रिएक्ट करवाना है। क्या रिएक्शन होगी, H2SO4 आपको पता है, सल्फ्यूरिक एसिड, ये याद रखना। डाइल्यूट का मतलब क्या है, एक्वस, ठीक है ना, वो आपका कंसंट्रेटेड नहीं है, एक्वस है। डाइल्यूट का मतलब ये है कि इसमें पानी है ज्यादा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद रिएक्ट्स विद जिंक ग्रेन्यूल्स, जिंक के टुकड़ों के साथ क्या बनाएगा, आपको पहले भी मैं बता चुकी हूँ, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो रिप्लेस कर देगा हाइड्रोजन को, जिंक सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। जिंक सल्फेट बना दिया, ठीक है, और प्लस हाइड्रोजन गैस, जो कि आपकी क्या हो जाएगी, इवॉल्व हो जाएगी। क्लियर है। अब ये जैसे आप रिएक्शन देख रहे हो ना, ये आपके यूजुअली अगर बीकर में होंगे तो आयंस सेग्रीगेटेड ही होंगे, आयंस अलग अलग होंगे, कहने का मतलब है। ठीक है, तो ये आपकी जो सॉल्ट्स बनते हैं, बहुत बार उसमें कई बार ऐसा होता है कि हम सॉल्ट्स को कहते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि आयंस की फॉर्म में वो टूटे होते हैं। जैसे जिंक सल्फेट है, तो जिंक कैटायन और सल्फेट एनायन, इसकी फॉर्म में वो आपको सॉल्यूशन में मिल सकता है, जिसकी वजह से क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, अगला, सल्फ्यूरिक एसिड प्लस एल्यूमिनियम, क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या हो गया। अच्छा, इसको बैलेंस, बैलेंस तो ये ऑलरेडी थी ही, ठीक है, बैलेंस भी करनी है, ये वाली तो ऑलरेडी बैलेंस थी। अगली लिखते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, एल्यूमिनियम जस्ट सिंपली Al। अब एल्यूमिनियम सल्फेट क्या होगा, इसका फॉर्मूला यहां ट्राई करें, नहीं उधर करते हैं, चलो, एल्यूमिनियम लिखा और SO4, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, SO4 की ट्वाइस, क्या फॉर्मूला बन गया, Al2SO4 थ्राइस, Al2SO4 थ्राइस, प्लस में हाइड्रोजन,
ठीक है ना, वो गैस की फॉर्म में इवॉल्व हो गया, इसका कहने का मतलब ये है। तो एल्युमिनियम आपका ज़्यादा रिएक्टिव है। ये आपका बेसिक रिएक्शन पता है कौन सी है, जो अगर आपको याद हो, एसिड प्लस मेटल, कि मेटल के साथ जो भी एसिड रिएक्ट करेगा, मेटल अगर रिएक्टिव, वैसे भी मेटल्स आपके रिएक्टिव इन नेचर होते हैं, वो क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस देगा। ठीक है, तो कुछ रिएक्शंस थी आपकी, इसी तरह बेस के साथ भी ऐसा ही था। ठीक है, तो ये अब बैलेंस है कि नहीं वो चेक करते हैं। 2 एल्यूमिनियम यहाँ हमें दिख रहा है ना, इसको हम ट्वाइस कर देते हैं। सल्फेट थ्राइस दिख रहा है तो यहाँ थ्राइस कर देते हैं। एल्यूमिनियम और सल्फेट तो हो गया बैलेंस, लेकिन हाइड्रोजन गैस 3 2 जा 6, तो यहाँ पे भी हम 3 कर देते हैं, ये हो गया बैलेंस। ठीक है, तो बहुत सी चीज़ें आपको बीच बीच में ऐसी लगेंगी कि अरे ये तो फर्स्ट चैप्टर में भी था, ये सेकेंड चैप्टर में भी था। ऑब्वियस ही बात है, जब आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, कनेक्शन तो हो गई ना उनका। अलग अलग चैप्टर्स में आपके बहुत से टॉपिक्स ऐसे होंगे जहाँ रिएक्शन लिखना है, कंपाउंड्स बन रहे हैं, सॉल्ट्स बन रहे हैं, बहुत सी चीज़ें बीच बीच में ऐसी आती रहेंगी जो लगेंगी कि कॉमन है। क्यों? क्योंकि सेम सब्जेक्ट है, कनेक्टिंग होती है सारी चीज़ें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ। जैसा आपने अभी क्वेश्चन 2 रिएक्शंस लिखी ना, वैसे ही आपका ये वाला भी है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस आयरन, इसकी रिएक्शन लिखनी है और क्या बनेगा आपका, फेरिक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो पता लग गया होगा, HCl। ठीक है, आयरन अब बहुत बार बच्चे सोचते हैं आयरन के साथ क्या लिखना है ना, बहुत से लोग आयरन +2 +3 लिख देते हैं। वो आयरन आपका न्यूट्रल नहीं होता है, वो आयनिक स्पीशीज है, वो किसी ना किसी सॉल्ट से होगा। जब आयरन लिखा है मतलब प्योर आयरन, तो आपने क्या लिखना है, Fe। उसके बाद फेरिक क्लोराइड, मैंने आपको बताया था फेरिक और फेरस 2 तरह के आयंस हैं, बताया था मैंने, जिनमें जैसे कॉपर में भी था क्यूप्रस, क्यूप्रिक। तो जो बड़ी वाली आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, बड़ी वाला मतलब वो आपकी स्पीशीज जिसपे क्या होता है, ज़्यादा चार्ज होता है, उसका नाम IC वाला होता है, फेरिक। ठीक है, जैसे +3 +2, आयरन में 2 होगा ना, ये क्या है, फेरिक, और ये फेरस। तो फेरिक क्लोराइड मतलब आयरन 3 है, क्लोरीन का 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया FeCl3। ठीक है, प्लस हाइड्रोजन गैस तो आपकी निकलेगी ही वैसे ही सेम, क्यों, क्योंकि एसिड प्लस मेटल रिएक्ट कर रहा है। अब चेक करते हैं इसकी कि ये बैलेंस है कि नहीं है। बैलेंस में देखो Fe तो ठीक है, दोनों साइड 1 है, लेकिन Cl3 है उस साइड, तो इसको आप क्या कर दोगे, 3। क्लोरीन बैलेंस हो गया। अब उसके बाद हाइड्रोजन अगर आप देखो, यहाँ तो 2 है, यहाँ 3 है, तो जाहिर सी बात है, पता लग गया अगर हाइड्रोजन 2 और 3 इस तरह से आ रहा है और कहीं नहीं है, तो आप इसको कैसे कॉमन कर सकते हो। अगर यहाँ पे सपोज करो 3 करते हो, 3 2 6 बन जाएगा, यहाँ पे भी 6 कर दो तो हो जाएगा। 3 और 2 के केस में यही होता है कि आप मल्टीप्लाई कर दो इस तरह से कि कॉमन आ जाए। यहाँ मैंने 3 कर दिया, 3 2 6, और यहाँ मैंने उसकी जगह क्या कर दिया, 6। तो अब हाइड्रोजन तो हो गया, बट क्या चेंज हो गया, Cl 6 हो गया है। Cl यहाँ 3 है, तो 2 कर दोगे तो Cl 6 हो गया। अब उसकी वजह से आयरन भी 2 हो गया, तो यहाँ भी अब जाके रिएक्शन बैलेंस हुई। 6 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन, ठीक है, 6 क्लोरीन, 3 2 जा 6 क्लोरीन, 2 आयरन 2 आयरन। गॉट इट। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, कंपाउंड्स लाइक एल्कोहल्स एंड ग्लूकोज ऑल्सो कंटेन हाइड्रोजन। ठीक है, अल्कोहल का देखो फॉर्मूला क्या होता है, आपने पढ़ रखा है, इथेनॉल ना, C2H5OH। सबसे सिंपल अल्कोहल आपने पढ़ रखा है, इथेनॉल। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। ये दोनों फॉर्मूले कर लेना, ठीक है, ये भी और ये भी कहीं ना कहीं काम आता है। ग्लूकोज और अल्कोहल कंपाउंड्स ऐसे हैं, क्या लिखा हुआ है, ऑल्सो कंटेन हाइड्रोजन बट आर नॉट कैटेगराइज्ड एज एसिड। दोनों में हाइड्रोजन है, लेकिन इनको एसिड्स की कैटेगरी में नहीं रखा जाता। क्यों, पहली बात तो पता होना चाहिए। उससे इसमें पूछा हुआ है, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू प्रूव इट। कोई एक ऐसी एक्टिविटी बताओ कि प्रूव करने के लिए। देखो, इसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी एक्टिविटी चैप्टर के बीच में बताई हुई थी, बट अगर एग्जाम में आपको आएगा तो पूरी एक्टिविटी डिटेल में लिखनी पड़ेगी, समझानी पड़ेगी। ठीक है, एक्टिविटी क्या थी, एक बीकर लिया था, ठीक है, यहाँ कॉर्क होता है ना, जिसमें आप कुछ धंसा सकते हो, ठीक है, उसमें क्या किया मैंने, 2 कीलें ली, ठीक है, दोनों उसके अंदर डाल दी।
कॉर्क में इतनी जगह होती है कि आप मतलब वो इस तरह से, जैसे आपका होता नहीं है जो बॉटल्स होती हैं, बॉटल्स में आपने कॉर्क देखा होगा कहीं, हो सकता है शायद, एक तरह का आप ऐसे कह सकते हो कि एयर टाइट रखने के लिए वुड का ही एक चीज़ होती है कॉर्क, ठीक। तो वो आपके बॉटल को बंद करके रखता है। नेल्स आपने लगा दिए उस पर। अब इस नेल के साथ क्या करोगे आप, एक यहाँ पे चीज़ बांधी वायर, एक इस साइड से, ठीक है। इसको आप चाहे यहाँ से नहीं निकाल सकते, बीकर बंद है, क्या करो आप इसको ऐसे कर लो, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, अब पता कैसे लगेगा, देखो सिंपल सी चीज़ है, ये एक्टिविटी तो आप तब शो कर सकते हो जो आपने चैप्टर पढ़ रखा हो, हैं, और ये सोच सकते हो कि एसिड्स का काम क्या है। एसिड्स का बेसिकली काम क्या होता है, H+ देना, एसिड्स विच डोनेट H+, अगर हम सिंपल सी लैंग्वेज में समझें। और भी इसके बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, मतलब फॉर्मूले नहीं, कॉन्सेप्ट होते हैं, बट आपके लिए अभी तक यही कॉन्सेप्ट है कि एसिड्स आपका हायर लेवल पे आके और आगे काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं, ठीक है। एसिड्स वो हैं जो H+ देते हैं, HCl, H है, H2SO4, HNO3, ठीक है, ये सब एसिड्स हैं। क्यों? क्योंकि H+ देते हैं, कंडक्ट कराते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ये भी आपको पता है कि एसिड्स आपके इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन में हेल्प करते हैं। तो अगर आप सपोज करो इसका एक सर्किट बना लो, ठीक है, और इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होने लगे, तो आप पता लगा सकते हो कि कंडक्शन हो रही है। कंडक्शन हो रही है तो मतलब एसिड्स के केस में होगा। सेम एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म कर लो ग्लूकोज और एल्कोहल्स में, वहाँ पे आपका नहीं होगा। अब उसके बाद सवाल आता है कि पता कैसे लगेगा भाई कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है या करंट फ्लो कर रहा है। उसके लिए आप क्या करोगे, देखो टर्मिनल आपने बनाया इस तरह से, उसके बाद यहाँ पे आपने बल्ब लगा दिया, ठीक है, और यहाँ पे आपने की बना दी। की का मतलब पता है क्या होता है, की का मतलब होता है जब आप उस की को बंद कर दोगे सर्किट पूरा हो जाएगा, अगर ओपन कर दोगे सर्किट नहीं पूरा होगा। क्लोज्ड सर्किट होना चाहिए ना, इलेक्ट्रिक करंट तब फ्लो करेगा। तो ये आपने किया, अच्छा बल्ब लगा दिया, ये भी कर दिया, सारा कुछ कर दिया। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, सॉल्यूशन भर दिया, ठीक है। एक बार आपने सेम सेटअप में सॉल्यूशन भरा, किसका, कोई एसिड ले लिया, सपोज करो HCl ले लिया, H2SO4 ले लिया, कोई भी हो सकता है, यहाँ मेंशन तो कर ही नहीं रखा है ना, ले लिया। उस केस में क्या होगा, ये बल्ब ग्लो कर जाएगा। HCl आपका एसिड है, H+ आयन देगा, आयन आएगा अगर सॉल्यूशन में तो क्या होती है, कंडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, बल्ब विल ग्लो, ठीक है। करंट फ्लो करेगा तो आपका बल्ब जलेगा, ठीक है। अब सेम आप अगर एक्सपेरिमेंट करना चाहो अल्कोहल्स के साथ और ग्लूकोज के साथ, फॉर्मूले में आप देख सकते हो दोनों के केस में H है, उसके पास 12H है, इसके पास 6H है, ठीक है। तो ये सोच के सपोज करो यहाँ सॉल्यूशन सिर्फ चेंज कर दिया जाएगा, पहले HCl का था, अब एक बारी अल्कोहल का लो, फिर एक बारी ग्लूकोज का लो। दोनों केसेस में देखा गया बल्ब ग्लो नहीं करेगा, ना यहाँ ना यहाँ। इसका मतलब कोई H+ आयन, कोई आयन जो है वो आपका यहाँ पे नहीं बन रहा है। इन दोनों के केस में आयन नहीं बन रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी तो बल्ब भी नहीं जलेगा, सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा है। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती ही तब है जब आयंस प्रेजेंट हो। आगे अब इस तरह के कई क्वेश्चंस आएंगे आयंस पे बेस्ड, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड, आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होता जाएगा, ठीक है। बट इसमें अगर कहा जाए कि कोई एक्टिविटी दो इसको प्रूव करने के लिए, तो आप ये एक्टिविटी दे सकते हो कि आपने 2 नेल्स जो कील होती हैं कॉर्क में वो गड़ाई, ठीक है, उसमें एडजस्ट करी, और उसके बाद क्या होगा, उसका सर्किट बनाया। सर्किट में क्या है, ये 2 टर्मिनल्स, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, और एक बल्ब लगाया और की बनाई। की का मतलब पता है क्या होता है, स्विच है एक्चुअली, की बोलो इसको या स्विच बोलो, कि जैसे आप स्विच ऑन करोगे करंट फ्लो करने लग जाएगा। स्विच ऑन करने का मतलब क्या होता है, सर्किट क्लोज हो जाता है। अगर सपोज करो कोई ब्रिज है, जगह बीच में से खाली है, तो फ्लो नहीं करेगी ना सारी चीज, सारा कुछ बंद जब होगा तब फ्लो करेगा। तो वही सेम चीज यहाँ भी है कि क्लोज्ड सर्किट जब होगा, की या स्विच का मतलब क्या है कि आपने ऑन कर दिया, वो सर्किट क्लोज हो गया, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने लगे। इलेक्ट्रॉन्स की अपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्लो करता है, करंट। ये सारी चीजें आपने फिजिक्स में भी पढ़ी हैं,
है ना, थोड़ी बहुत पढ़ी हैं, थोड़ी बहुत आपके 10th के सिलेबस में है। तो इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, क्योंकि आयंस की बात आ रही है, आयंस बने हैं, उसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। कोई भी मेटल आपका आयन में कन्वर्ट होता है और इलेक्ट्रॉन्स देता है, तो इलेक्ट्रॉन्स भी हैं सॉल्यूशन में आयंस की वजह से। वो इलेक्ट्रॉन्स जैसे जैसे फ्लो करेंगे उसकी अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा तो बल्ब जलेगा, ठीक। और ये कब होगा, जब आपके जैसे HCl वाले केस में होगा, जो भी एसिड दिया उसके केस में होगा, ग्लूकोज और अल्कोहल्स के केस में नहीं होगा, ठीक है। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि वो कंपाउंड्स जिनमें हाइड्रोजन है वो सब एसिड्स हों, है ना। जरूरी नहीं है कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करें, क्योंकि यहाँ पे भी हाइड्रोजन तो था लेकिन ना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करी और ना ही क्या किया आपने, एसिड्स की तरफ बिहेव किया। तो हम कह सकते हैं all hydrogen containing compounds are not acids but acids contain hydrogen, ठीक है। all acids नहीं कह सकते, क्योंकि आगे जाके आप और भी कई तरह के एसिड्स पढ़ोगे जिनको आप ये कहोगे कि वो एसिड की तरह बिहेव कर रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि उनमें H होगा। क्लियर है? आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसको लिखने का तरीका आपका अपना हो सकता है, आप अपनी फॉर्म में लिखो, पहले पूरी एक्टिविटी लिखो, फिर रिजल्ट लिखो कि क्या आया, बल्ब ग्लो किया नहीं किया, है ना। सिमिलरली तीनों केस में कह सकते हो, सिमिलरली द एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड विद ग्लूकोज एंड अल्कोहल। तो आप पूरा सेटअप वाइज लिखोगे, पहले आपने एक HCl के लिए लिखना है और उसके बाद सिमिलरली करके लिख दोगे ग्लूकोज और अल्कोहल्स दोनों के लिए, ठीक है। मेन मोटिव क्या है मेरा कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ सके, उसके बाद तो इंसान अपनी लैंग्वेज में लिख सकता है ना। अपनी लैंग्वेज में आप आसान से बल्कि लिखोगे, रट्टा मार के लिखने का कोई फायदा नहीं है। बाकी MCQs के लिए तो वैसे ही कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है ना, सिर्फ आपको आंसर पिक करना होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाई डज डिस्टिल्ड वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट रेन वाटर डज। कि डिस्टिल्ड वाटर आपका इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट नहीं करता, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी क्यों पास नहीं होती, लेकिन रेन वाटर करता है। आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी क्यों कब कंडक्ट होती है, या तो इलेक्ट्रॉन्स हो या आयंस हो। इलेक्ट्रिसिटी कब कंडक्ट होती है, जब इलेक्ट्रॉन्स हो या फिर आयंस हो। एक ही बात है, आयंस जहां बनेंगे वहां इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे ही, आयन तभी बना है ना, ठीक है, चाहे कैटायन चाहे एनायन। आई होप आप लोग पढ़ चुके होंगे कैटायन एनायन। कैटायन एनायन आपका होता है पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज, जैसे ये कैटायन है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, SO4 2 नेगेटिव। ये एनायन है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो जहां आपके आयंस प्रेजेंट है वहीं सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। अब बात आती है, तो डिस्टिल्ड वाटर रेन वाटर है तो दोनों ही वाटर, तो फर्क क्या है। डिस्टिल्ड वाटर या जो आप घरों में RO का पानी पीते हो, है ना, उसमें कोई आयनिक स्पीशीज नहीं होती है, इसमें कोई आयनिक स्पीशीज, नो आयोनिक स्पीशीज, ठीक है। इसीलिए बहुत से लोग कहते हैं RO का पानी रेगुलर नहीं पीना चाहिए, क्योंकि सारे मिनरल्स सारे आयंस वो हटा देता है, ठीक है, RO। तो आप जो पानी पी रहे हो, अगर आपकी बॉडी उसके लिए एडजस्ट हो जाएगी, तो कहीं और का पानी पियोगे तो डाइजेस्ट नहीं होगा, ऐसा कहा जाता है। तो डिस्टिल्ड वाटर जो आपका है या RO का पानी है, ठीक है, इसमें कोई भी आयनिक स्पीशीज नहीं होती है, ठीक, कोई मिनरल्स नहीं है, कोई आयंस नहीं है, कुछ नहीं है। तो जब कुछ है ही नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं होगा, कंडक्ट नहीं कर पाएगा वो। लेकिन रेन वाटर में क्या है, देखो रेन वाटर में आपके बारिश का पानी ऑलरेडी उसमें एटमॉस्फेयर में इतनी ऐसी चीज़ें हैं जो आयनाइज हो चुकी होंगी, उस पानी में मिल के आ रही हैं, है ना। तो उसमें बहुत सारे आयंस होते हैं, इसलिए अगर आप रेन वाटर का कभी यूज़ करोगे वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, ठीक है। तो आपको इसीलिए एक्सप्लेन करना है, क्या कहना है, रेन वाटर कंसिस्ट ऑफ आयनिक स्पीशीज, देयरफॉर इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, बट डिस्टिल्ड वाटर कंटेन्स नो आयनिक स्पीशीज, देयरफॉर इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और एक चीज आप और कह सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी इज आप ऐसे कह सकते हो, अ सॉल्यूशन दैट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इट शुड कंटेन आयंस, है ना। मतलब एक सॉल्यूशन जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे उसमें आयंस का प्रेजेंट होना जरूरी है, ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाई डू एसिड्स नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। कि एसिड्स एसिडिक बिहेवियर शो ही नहीं करते इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। आपको याद है HCl गैस का एक एग्जांपल किया था मैंने, ड्राई HCl गैस, वो आपका
एसिडिक बिहेवियर नहीं शो करेगा। मॉइस्ट पेपर, पीएच वाला हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था, चैप्टर जिसको नहीं ध्यान आ रहा चैप्टर वाली वीडियोस देखो, ठीक है, वहां पे आपका ये जो एक्टिविटी थी वो मिल जाएगी। क्या था उसमें, जब आप HCl गैस नॉर्मली यूज कर रहे हो और उसके पास जो सेटअप था, उसके जो भी आपका पूरा रिएक्शन का वो था ना अपैरेटस, बीकर वगैरह, उसके आसपास जब आप पीएच पेपर लेके आते हो कोई कलर चेंज नहीं होता पीएच का, ठीक है। लेकिन अगर आप सपोज करो पीएच पेपर को हल्का सा गीला कर लेते हो, मॉइस्ट का मतलब गीला करने का मतलब उसमें हल्के से क्या हो गया, वाटर का कंटेंट आ गया, ठीक है, मतलब आयंस आ गए, थोड़े से पानी के कारण आ गया ना। इसने क्या कहा है, इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, पानी आपने जब ले लिया उसको मॉइस्ट कर लिया मतलब पानी आ गया, वहां पे आपका जो आपका लिटमस पेपर होगा वो कलर चेंज कर देगा, ठीक है। पीएच लिटमस पेपर आपका क्या होता है, पीएच ये पता लगाने के लिए एसिड और बेस है या नहीं है ना, दोनों का तरह के आपके लिटमस पेपर आते हैं, ब्लू एंड रेड बोथ वे। तो वो अगर कलर चेंज कर देते हैं तो वहां से पता लग जाता है एसिड है या बेस है। ये एक्टिविटी हमने की थी। यहाँ पे भी सेम वही चीज होती है कि फॉलो होगी, एसिड्स एसिडिक बिहेवियर एब्सेंस ऑफ वाटर में नहीं शो करते। उसका रीजन ये है, इन द एब्सेंस ऑफ वाटर आयंस आर नॉट फॉर्म्ड, आयंस आर नॉट फॉर्म्ड, वो भी कौन से, H+ आयंस। एसिड्स हम किसको मानते हैं, जो H+ देता हो, ठीक है। तो एब्सेंस ऑफ वाटर में पानी जब नहीं होगा तो H+ आयंस नहीं बनते, H+ आयन नहीं बनते तो आपका एसिडिक बिहेवियर भी नहीं शो करेगी, वो जो भी आपका सॉल्ट है या कंपाउंड है, जो भी चीज़ है, ठीक है। क्लियर है ये चीज़? आई थिंक आपको इसमें और कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल आप दे सकते हो क्योंकि थ्योरेटिकल आंसर है तो आपको एक्सप्लेन करना पूरा आना चाहिए, है ना। तो इसमें आप एक्सप्लेन करके प्रॉपरली लिख सकते हो, फाइन। मैं पूरा आंसर नहीं लिखवा रही, मैं जस्ट आपको कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ। और आंसर लिखवाने का तो बस ये होता है कि आप ठीक है सीधे आंसर लिखा और आपने उसको रट लिया, बट मेरा ये मानना है कि आप उसको समझ लें, अपनी लैंग्वेज में लिखें, वो ज़्यादा बेटर चीज़ है ना। सो एसिड्स विल नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर बिकॉज in the absence of water H+ ions are not formed in the solution, ठीक है। और acidic behavior is mainly due to H+ ions in the solution। बहुत सिंपल सा है कि आपका एसिडिक बिहेवियर होता ही उस वजह से था, और अगर आपके H+ आयंस ही नहीं है तो एसिड की तरह बिहेव भी नहीं करेगा, ठीक है। क्लियर है? एग्जाम्पल के लिए आप HCl वाला जो एग्जाम्पल है वो ले सकते हो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखो क्या है। फ्रेश मिल्क हैज़ अ pH ऑफ 6, ठीक है। फ्रेश मिल्क में जो आपका होता है उसका pH है 6। हाउ डू यू थिंक द pH विल चेंज एज इट टर्न्स इनटू कर्ड? आपको क्या लगता है कि अगर जो हम दूध जमा देते हैं, दही बन जाता है, कर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो pH कैसे चेंज होगा उसको आपने एक्सप्लेन करना है। पहली बात, मिल्क का जो आपका फ्रेश मिल्क है उसका pH कितना है 6, मतलब ये भी क्या है, स्लाइटली एसिडिक, स्लाइटली एसिडिक। कोई बता सकता है कौन सा एसिड होता है इसमें, अगर कभी कहीं पढ़ रखा हो? लैक्टिक एसिड, ठीक है। लैक्टिक एसिड, लैक्टोज वर्ड, लैक्टिक एसिड, ये सब मिल्क के लिए यूज होते हैं। लैक्टोज क्या है, जो उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, ठीक है। आपने सुना होगा ना कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। तो कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है, वैसे ही लैक्टोज है एक टाइप। वो अलग अलग टाइप्स हैं उसमें, वो आपकी डिटेल में आगे जाके आएंगी, वो आती हैं +2 क्लास में, ठीक है। +2 की केमिस्ट्री में आती है, वो नहीं करना आपने। बट हाँ, वर्ड ये लैक्ट वाला जो वर्ड है ना, ये मिल्क के लिए ही यूज होता है, ये याद रखना। तो मिल्क आपका जो फ्रेश मिल्क है उसका pH है 6 मतलब 7 से कम है, यानी थोड़ा सा एसिडिक है, स्लाइटली एसिडिक। रीजन मैंने आपको बता दिया, ड्यू टू लैक्टिक एसिड। अब वो कह रहा है जब मिल्क से कर्ड में कन्वर्ट हो रहा है तो क्या होगा। कर्ड आपकी क्या होती है, दही खट्टी होती है ना। खट्टी किसकी वजह से होती है, एसिड के कारण, ठीक है। तो एक्चुअली कर्ड में आपका लैक्टिक एसिड होता है ना, बट जो कहना चाहिए मिल्क में, यहाँ तो कंप्लीटली ही कन्वर्ट हो जा रहा है लैक्टिक एसिड में, है ना, मिल्क से जब आपका कर्ड में कन्वर्ट हो रहा है। बट वो लैक्टिक एसिड के भी फर्दर कहना ये चाहिए बहुत सारे ऐसे और छोटे छोटे कंपाउंड्स होते हैं, कई तरह की चीज़ें होती हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड्स कहना चाहिए, ऑर्गेनिक एसिड्स, जो आपने पढ़ नहीं रखे। उसका थोड़ा बहुत जो कंटेंट प्रेजेंट होता है मिल्क में,
उसके कारण हल्की सी एसिडिटी होती है, ठीक है, वो एसिडिक इसीलिए आपका pH 6 आएगा। तो मुझे बल्कि इसको ये कहना चाहिए कि लैक्टिक एसिड आपका कर्ड में ही प्रेजेंट होता है, सो दैट आप उसको इस तरह से समझो, ठीक है। इसके लिए रहने देना, मिल्क के लिए रहने देना। मिल्क के लिए एक्चुअली और ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आपने शायद नहीं पढ़ रखी है ना, केसीन और कई इस तरह के नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे आप पढ़ते हो ना कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, ऐसे ही अमीनो एसिड्स और बहुत सी चीज़ें होती हैं, ठीक। तो उसके कारण ये थोड़ा स्लाइटली एसिडिक होता है, pH कितना होगा 6। बट जब ये कर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, खट्टापन ज़्यादा आ जा रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, खट्टापन कब ज़्यादा आता है, जब एसिडिटी इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे एसिडिटी इंक्रीजेस, एसिडिटी इंक्रीज हुई या एसिडिक बिहेवियर इंक्रीज हुआ किसी चीज का, तो pH क्या हो जाएगा, pH वैल्यू डिक्रीजेस, ठीक है। तो आप क्या बोल दोगे, इसको पूछा था ना कि हाउ डू यू थिंक pH विल चेंज एज इट टर्न्स इनटू कर्ड। जब मिल्क से आप कर्ड में जाओगे, एसिडिक बिहेवियर इंक्रीज हो जाएगा और pH की वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि जितना ज्यादा आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब ये तो है नहीं कि एसिड की तरह बिल्कुल हो जाएगा HCl नहीं, बट इसके कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दही आपकी खट्टी होती है, दूध खट्टा नहीं होता है ना, तो इस वजह से आपका pH वैल्यू रिड्यूस हो जाएगा। इसी तरह से आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे आपका ऑरेंजेस हैं जिसमें विटामिन सी होता है, सिट्रिक एसिड है ना, टमाटोज हैं उसमें भी एसिड प्रेजेंट होता है, तो जो खट्टी चीजें उनमें सब में एसिड ही है, उसमें आपका सबका pH कम होगा, लेस देन 7 होगा एक तो, और उसमें भी सबकी अलग अलग रेंज है, जरूरी नहीं है कि सबकी लर्न करो, बट हाँ धीरे धीरे पढ़ते जाओगे तो आइडिया लगता जाएगा। चैप्टर के बीच में मैंने ये सारी चीजें ऑलरेडी कराई हुई हैं आपको, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, आप रिवाइज करते रहो इसको, ठीक है। आई होप आपने चैप्टर को पहले रिवाइज कर लिया होगा, मैंने कल भी कहा था, अगर नहीं किया तो आज फिर कह रही हूँ कर लो, चैप्टर रिवाइज कर लो, फिर इसको करोगे तो थोड़ा कनेक्ट फील होगा, अदरवाइज ऐसा लगेगा पता नहीं क्या पढ़ा था क्या नहीं पढ़ा था, है ना। तो दिस वाज ऑल विच आई हैव टू से। और इसके अलावा खुद से भी आप लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हो, है ना। कहीं से क्वेश्चन सपोज करो आप प्रैक्टिस कर रहे हो या कहीं आपका टेस्ट हुआ, कुछ हुआ, वहाँ पे क्वेश्चंस आए तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे मुझे बता सकते हो, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, और आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं वो भी बता सकते हो। सो लाइक करते रहो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन प्रेस करके रखो, ठीक है। पेड कोर्सेज जल्दी ही धीरे धीरे आपके शुरू हो जाएंगे, एंड आपका ऑलरेडी जो 10th का बैच है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपके 1 डे एग्जाम्स होते हैं और 10th वाला, वो ऑलरेडी स्टार्ट है। उसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, ठीक है। वहाँ पे आपके सारे लेक्चर्स हैं और वो साइंस का पूरा बैच ही है, ठीक है। तो आपको ऐप डाउनलोड करनी है और इनरोल करना है कोर्स में, दैट्स इट, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना, ठीक। सो फिर मिलेंगे अगले दिन सेम टाइम पे, सुबह 8 बजे मैं आपके लिए लेके आ जाती हूँ वीडियो। तो रोज़ आते रहो, वीडियोस देखते रहो, मुझे ढेर सारा प्यार देते रहो, सपोर्ट करते रहो, ओके। बाय बाय, टेक केयर।